डिफेंस के क्षेत्र में मजबूत करेगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, इकोनॉमी और हमारे को बहुत सारा, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर से पैसा भी आएगा, तो एक तरीके से इट इज अ विन और विन। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं जो एक आत्मनिर्भरता का संकेत रक्षा क्षेत्र दे रहा है, डिफेंस सेक्टर दे रहा है, उसमें भी एक मजबूती प्रदान होगी। मेरे साथ गौरी शंकर जी हैं, मैं उनके पास चलूंगा। गौरी शंकर जी से ये जानने की कोशिश करूंगा। गौरी शंकर जी, चूंकि भारत और रूस की मुलाकात हो रही है, डिप्लोमेसी के तौर पर, कूटनीति के तौर पर इसका एक बड़ा संकेत तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब लगातार दोनों देशों की नजदीकियों को लेकर, दोनों देशों की दोस्ती को लेकर या दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका चिढ़ जाता है, और वो चिढ़ उसकी यहां तक निकल कर आती है कि वो 25% तक की पेनल्टी लगा देता है। तो डिप्लोमेसी के तौर पर इस मुलाकात को कैसे देखा जाए? क्या व्यापारिक संबंध और प्रगाढ़ होने जा रहे हैं, संकेत और निकल कर होने जा रहे हैं? अमेरिका चिढ़ता है, चिढ़ता रहे। नमस्कार मनोज जी, जी नमस्कार सभी नमस्कार। दर्शकों को भी। देखिए, ये जो विजिट है पुतिन साहब का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है, क्योंकि पूरी अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों की व्यवस्था है उसमें बड़ा उथल फेर चल रहा है अभी। जैसे आपने कहा कि ट्रम्प साहब ने हमारे ऊपर नाराज होकर 25% एडिशनल टैरिफ लगाया क्योंकि हम रसिया से ऑयल ले रहे हैं। तो वो सिर्फ एक ही फैक्टर है, उसमें और कई फैक्टर हैं। आपने देखा होगा जब चाइना में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन और शी जिनपिंग आपस में मिले थे, तो उसकी बहुत बड़ी चर्चा पूरे संसार में हुई थी कि ये तीनों देश एक साथ नहीं आ जाएं। तो अमेरिका बिल्कुल ये चाहेगा कि भारत, रूस और चाइना तीनों एक साथ किसी भी रूप में नहीं रहे, क्योंकि वो अमेरिका के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे। तो अमेरिका जो है वो इस विजिट को बहुत गौर से देखेगा, क्योंकि ये विजिट वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पुतिन साहब पिछले 4 साल में कहीं भी विजिट करने नहीं गए। सिर्फ एक मेजर विजिट था, वो चाइना का था उनका। उसी समय वो नॉर्थ कोरिया गए थे और अभी रिसेंटली मंगोलिया गए थे। इसके अलावा और कोई विजिट कहीं उन्होंने नहीं इस गए। पीरियड में नहीं किया। और जब वो भारत आ रहे हैं तो नेचुरली वो रिप्रेजेंट करेंगे, ये बताएंगे कि मैं भारत इसलिए आ रहा हूँ कि भारत और रसिया के बीच में जो संबंध है वो विशेष प्रगाढ़ और सामरिक संबंध है। तो ये चीज बड़ी खुल करके अमेरिका को पता लगेगी, और अमेरिका डेफिनेटली इस विजिट को बड़े क्लोजली वॉच करेगा। ओके। दूसरी चीज ये है जी कि इस विजिट के दौरान हमारे जो रक्षा संबंध हैं और व्यापारिक संबंध हैं, उन दोनों में बहुत प्रगाढ़ता आएगी। रक्षा संबंधों की तो आप बात कर ही रहे हैं कि हम S-400 का शायद हो सकता है 5 स्क्वाड्रन और ले लें, जी। और बहुत सी सरफेस टू एयर मिसाइल्स का भी ऑर्डर हो सकता है। Su-57 के ऊपर भी चर्चा होगी, और क्योंकि वो अमेरिका भी चाहता है कि उनका F-35 इंडिया खरीदे, तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय होगा। इसके अलावा जो अभी रशिया ने एक एक्सपे वो किया था, डेमोन्स्ट्रेशन किया था टेक्नोलॉजी का, कि उनकी पनडुब्बियां जो हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड होंगी, और वो कहीं भी किसी भी समय कितने भी समय तक समुद्र के अंदर रह सकती हैं और कहीं भी अटैक कर सकती हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन है। फिर हम न्यूक्लियर एनर्जी के प्लांट भी और लगाने की सोच रहे हैं, और हमने अभी इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने की चर्चा भी हो रही है। जी तो उसकी वजह से हो सकता है कि न्यूक्लियर सेक्टर में हमारा और कोऑपरेशन आगे बढ़े। जी। तो ये कई तरह के मुद्दे हैं। इन्वेस्टमेंट जो है हमारे रसिया में और रसिया के भारत में, वो भी बढ़ाने की बहुत चर्चा है। अभी करीब $10 बिलियन के हमारे इन्वेस्टमेंट रसिया में है, और रसिया के भी करीब 12-13 बिलियन के। आपने देखा होगा नियारा जो है बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्रोग्राम उनका चल रहा है, और वो पूरा का पूरा रसिया इन्वेस्टमेंट है भारत के अंदर। तो एनर्जी सेक्टर में जो कोऑपरेशन बढ़ेगा उसकी भी चर्चा इसके ऊपर चलेगी। जी तो संजीव जी मेरे इसमें साथ। देखिए जी कई समीकरण हैं। जी पहला समीकरण तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। जो रसिया, अमेरिका, चाइना और भारत, ये चार बड़े जो प्लेयर्स हैं उनका किस तरह से आपसी समीकरण बनेगा। दूसरा, सॉरी।
जी। संबंध बड़े प्रगाढ़ होंगे। तीसरा, हमारे व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे। और चौथा, जो हमारे रीजन में, नेबरहुड में जो सिचुएशन है, जो हमारे चाइना के साथ संबंध है, पाकिस्तान के साथ संबंध है, उनमें भी इस विजिट का बहुत असर पड़ेगा। बहुत असर चाइना पड़ने वाला है। संजीव जी मेरे साथ बने हुए हैं, एक भारत बार मैं को। उनके पास चलूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। संजीव जी, बीच में शायद आपको पता होगा कि जब तेल खरीदा जा रहा था तो फिर जैसे भारत पाकिस्तान को लेकर लगातार युद्ध खत्म करने की बात ट्रंप साहब कहते रहे हैं। बीच में उनका स्टेटमेंट ये भी आया था कि भारत ने अब रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया और धीरे धीरे कम कर दिया और धीरे धीरे आगे और कम कराया जाएगा। कुछ इस तरीके से आंकड़े भी निकल कर आए थे मीडिया में। लेकिन तमाम सारी बातों के बीच ये जो मुलाकात होने जा रही है, ये अंतरराष्ट्रीय मंच पर क्या संकेत देने जा रही है डिप्लोमेसी के तौर, क्योंकि दिसंबर 2021 के बाद अभी ये पहली मुलाकात है दोनों देशों के बीच, अगर देखें शिखर सम्मेलन के तौर पर तो। जी जी मनोज जी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये जो और 5 दिसंबर को ये जो यात्रा है भारत की, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इस यात्रा का जो महत्व है, ये भारत और रशिया के जो बायलैटरल रिलेशनशिप के संदर्भ में तो है ही। और जैसा कि आपने स्वयं जिक्र किया कि राष्ट्रपति पुतिन की जो पिछली भारत यात्रा थी वो 6 दिसंबर 2021 को हुई थी। और उसके बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया और राष्ट्रपति पुतिन जाहिर है कि उस युद्ध में पूरी तरह से उलझे रहे और अनेक आशंकाओं इत्यादि की वजह से वो ज्यादा विदेश यात्राएं नहीं करते थे और एक लंबे समय तक उन्होंने युद्ध लड़ा है। और अब ये जो युद्ध है, अब शांति के लिए वहां पर नेगोशिएशंस चल रहे हैं। और ऐसे में उनकी ये जो भारत की जो यात्रा है वो जाहिर है कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और भारत और रशिया के संबंधों के संदर्भ में, जैसा कि आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में इस बात का जिक्र किया, आपकी रिपोर्ट्स में भी इस बात को दिखाया कि भारत और रशिया की जो रिलेशनशिप है ये विश्वास के ऊपर आधारित संबंध है। ये समय की कसौटी पर खड़े संबंध हैं, जिसको हम कहते हैं टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप। और इसी वजह से इस पार्टनरशिप को स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है। क्योंकि मनोज जी, भारत और रशिया दोनों ऐसे राष्ट्र हैं कि जिन्होंने कि संकट के समय में हमेशा एक दूसरे का साथ एक सच्चे मित्र की भांति दिया है। जैसे आज का रशिया है और पहले जो सोवियत यूनियन हुआ करता था, जब कभी भी भारत के ऊपर कोई बड़ा संकट आया, भारत के ऊपर कोई चुनौती पेश करने की कोशिश की गई, चाहे वो 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध रहा हो या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की साजिशें रही हो, अमेरिका शीत युद्ध के समय में जिस तरीके से भारत के प्रति जो एक व्यवहार करता था, उन सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रशिया ने और पूर्ववर्ती सोवियत यूनियन ने भारत का साथ एक सच्चे मित्र की तरह से हमेशा दिया है। और उसी बात को भारत ने भी रेसिप्रोकेट किया जब रशिया के ऊपर संकट आया फरवरी 2022 में, जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। और उस समय रशिया को जाहिर है कि उसके ऊपर हैवी सैंक्शंस वेस्टर्न जो लेड जो इकोनॉमी है उसके द्वारा जब इम्पोज किए जाने लगे, तो भारत से रशिया को मदद की दरकार थी। और भारत ने वो मदद इस तरह से प्रोवाइड कराई कि लाख वेस्टर्न कंट्रीज का दबाव भारत के ऊपर क्यों ना आया, अमेरिका हो, यूरोपियन कैपिटल्स हो, कि आप रशिया से अपने संबंधों को स्केल डाउन कीजिए और रशिया की निंदा कीजिए और रशिया से ऑयल मत खरीदिए। इस तरीके की किसी भी बातों को भारत ने पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए स्केल डाउन तो छोड़िए, मल्टीफोल्ड तरीके से अपने संबंधों को हमने बढ़ा लिया। और रशिया से जो हमारा आज का जो व्यापार है वो $68 बिलियन का है। 6 गुना ज्यादा आज हम व्यापार रशिया के साथ कर रहे हैं। यदि आप उसकी तुलना रशिया यूक्रेन युद्ध के पहले से अगर डेटा देखें तो आज हम मल्टीफोल्ड तरीके से अपने संबंधों को बढ़ा चुके हैं। हम ऑयल भी खरीद रहे हैं, हम फर्टिलाइजर्स भी खरीदते हैं, हमारे अन्य की सेक्टर्स में संबंध है। और चूंकि डॉलर जो उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसलिए रूपी रूबल ट्रेड के लिए भी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। और ये इस बात को दर्शाता है कि भारत ने भी एक सच्चे मित्र की भांति रशिया का साथ संकट में नहीं छोड़ा। और जितना भी दबाव भारत के ऊपर आता गया, उतने ही भारत ने और अधिक अपनी मजबूती रशिया के साथ दिखाई। और यही एक सच्चे मित्र की निशानी होती है। देखिए, दुनिया में चाहे कितने भी बड़े परिवर्तन क्यों ना आ जाएं, मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि रशिया की और भारत की ये जो दोस्ती है, ये जो स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये और सशक्त और मजबूत बनेगी और ये लगातार ऐसे ही प्रगाढ़ बनी रहेगी। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये जो यात्रा है, उस दौरान 23वां जो इंडिया रशिया एनुअल समिट में वो शिरकत करेंगे और उसमें अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर
जाहिर है कि सहमतियां बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें कि S-400 की जो एडिशनल जो यूनिट्स हैं उसको खरीदने की बात हो, S-500 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट की बात भी दोनों देश इस समय कर रहे हैं। जैसे कि हमने ब्रह्मोस को को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट किया है, उसी तरीके से S-500 का भी हम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ Su-57 जो कि एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, और आप जानते हैं कि हमारी वायुसेना को आज 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की भी नितांत आवश्यकता है। तो ऐसे में भारत के सामने S-57 का भी विकल्प है, और अमेरिका ने अपने F-35 का ऑफर दिया हुआ है। अनेक अन्य यूरोपीय राष्ट्र भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हमें देना चाहते हैं, लेकिन ये हम अपने नेशनल जो हमारी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स होंगी, हमारे जो अपने नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स होंगे, उस आधार पे हम फाइनल निर्णय करेंगे कि हम किससे क्या खरीदते हैं। लेकिन मनोज जी, एक बात इस सारे पहलू में मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि भारत की चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमेशा से इंटैक्ट करके चलता है। भारत अपने निर्णय स्वयं लेगा। भारत को किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किससे तेल खरीदना है, किससे तेल नहीं खरीदना है, किससे 5th जनरेशन के फाइटर जेट हमें लेने हैं, किससे नहीं लेने हैं, ये भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत की जनता तय करेगी। ये कोई अन्य महाशक्ति नहीं तय कर सकती। इस बात को भारत ने इस बात का जो मैसेज है वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर तरीके से विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दिया है। जब एक अनावश्यक तरीके से अमेरिका के द्वारा रशिया यूक्रेन के युद्ध में भारत को घसीटने की कोशिश की गई और भारत के ऊपर एक एडिशनल 25% का जो टैरिफ है उन्होंने इम्पोज कर रखा है, तो ऐसे में भारत का ये जो मैसेज है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक क्लैरिटी उसको मिलनी चाहिए कि भारत किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। भारत रशिया से तेल खरीदता रहेगा, आगे भी खरीदेगा। और भारत ने अमेरिका को ये पहले भी बता दिया था कि जो भी हम रशिया से ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमारी अपनी नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रहित में, जो कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अपने राष्ट्रहित को हम सर्वोपरि रखेंगे। यही हमारे राष्ट्रहित में है कि हम रशिया से ऑयल को खरीदें, क्योंकि इस समय जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन्स में रशिया यूक्रेन की युद्ध से बहुत डिस्ट्रप्शन आ गया था। उसके पहले भी कोरोना का पेंडेमिक के समय में भी काफी मुद्रास्फीति इत्यादि की जो स्थितियां थी काफी विकट थी। ग्लोबल जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज बहुत बढ़ी हुई थी। तो ऐसे में भारत के लिए उसके राष्ट्रहित में यही अच्छा था कि हम जो ऑफर के साथ जो हमें ऑयल की डील मिल रही है उसको हम एक्सेप्ट करें। बिल्कुल, और मिल भी रही थी और वो काफी सस्ती थी, और अगर सस्ती है उसको भारत की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, भारत के कोष को फायदा हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं किया जाए। तमाम सारी बातों के बीच हिमांशु सिंह जो है, मैं उनके पास चलूंगा। हिमांशु जी, निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो किस तरीके से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के जो मंसूबे थे, नापाक मंसूबे थे, उनको तबाह कर दिया। S-400 ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया। और आपने कहा कि अब युद्ध बहुत तरीके से होता है, हमने लगातार ड्रोन देखे, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नया इनोवेशन हमेशा हथियारों के तौर पर रशिया करता रहा है, और अभी हाल ही में जिस प्लेन का आपने जिक्र किया, न्यूक्लियर से चलने वाला ड्रोन जो कई घंटे तक वो हवा में ही रह सकता है या पूरी दुनिया का भी चक्कर लगा सकता है। अब न्यूक्लियर ड्रोन है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर पनडुब्बी है, जिसका जिक्र गौरी शंकर जी कर रहे थे। तो इस तरीके से जो इनोवेशन हो रहा है, भारत ने तो एक संकेत दे दिया कि भारत अब ऊर्जा के क्षेत्र में भी न्यूक्लियर बहुत सारे प्लांट भारत में लगाने के लिए तैयार है। ये प्राइवेट पार्टीज को भी दिए जा सकते हैं, इसके सरकार ने संकेत दे दिए हैं। लेकिन ये जो दोस्ती है, ये दोस्ती जब और मजबूत होगी तो इस तरह के हथियार आएंगे तो शायद आसपास के, भारत के आसपास के देशों में जो आजकल कुछ संकेत निकल कर आते हैं भारत के खिलाफ, उन्हें मुझे लगता है कि झटका भी मिलेगा और संकेत भी जाएगा। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में किसी को क्या तकलीफ है, हमें उससे सरोकार की बजाय हमें किस चीज से फायदा हो रहा है उससे ज्यादा सरोकार रखना चाहिए। और क्योंकि विश्व का परिदृश्य बदल रहा है, देखिए डे बाय डे अगर हम चैलेंजेस को उनसे पहले मिटिगेट नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को टाइट स्पॉट में डाल लेंगे। और बुद्धिमान देश वही है जो अपनी इकोनॉमी को ध्यान में रखे, अपने डिफेंसेस को ध्यान में रखे और अपने जो जनमानस है उनके हित को ध्यान में रखिए। देखिए, अगर देश का बॉर्डर सुरक्षित है, देश अंदर से सुरक्षित है, तो ही हम बिजनेस कर सकते हैं, तो ही हम डील्स कर सकते हैं, या तभी हम विदेश यात्रा कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी क्लियर।
अब सबसे सुंदर बात जो हो रही है, देखिए, चाइना, रशिया एंड इंडिया, वो तो डी डॉलराइजेशन में भी यहां तक पहुंच गए हैं कि वो एक दूसरे को पैसा भी उनकी करेंसी में देना चाह रहे हैं। उसके अलावा अगर आसपास किसी को तकलीफ है तो वो भी कहीं ना कहीं से हथियार ले रहे हैं, और रशिया ने मना कर दिया कि वो पाकिस्तान को तो हथियार देगा ही नहीं। और एक और जो अच्छी बात है वो ये है कि चाइना कहीं ना कहीं चाहे रशिया के साथ दिखे, लेकिन वो एक रशियन कंपटीशन तो है ही। तो अगर एशिया में रशिया को अगर चाइना को कंटेन करना है तो उसके लिए भारत का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना एक मौका परस देश है। वो जहां उसको मौका मिलता है वो अपनी विस्तारवादी नीति बढ़ाता है। और जहां तक हमने रशिया को भी देखा है, देखिए, भले ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, लेकिन जैसे ही यूक्रेन की बात आई उससे रशिया ने भी अपने आप को विस्तारवादी तो रखा ही है। ऐसे समय में भारत एक ऐसा देश है जो नॉन अलाइंड भी है और मल्टीपोलर अलाइंड भी है, यानी कि हमें जहां अपने हित दिख रहे हैं वहां हम, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, कि अगर हमें लगता है कि हमें इजराइल से कुछ लेना चाहिए हम उनसे लेते हैं, हमें फ्रांस से अगर जहाज चाहिए हम उनसे जहाज ले रहे हैं, हमें अमेरिका से टेक्नोलॉजी चाहिए हमने उनसे डिफेंस फ्रेमवर्क, जैवलिन मिसाइल, तो जहां हमें जो चीज लग रही है हम उसके लिए आगे बढ़कर अपने संबंधों का फायदा उठाते हुए उस चीज को हम उस पर्टिकुलर कंट्री से ले रहे हैं। अगर हमारे रशिया से संबंध मजबूत होते हैं तो चाइना भी कहीं ना कहीं अपने दायरा सीमित रखता है, क्योंकि उसको जब पता होता है कि दो पावरफुल कंट्रीज खड़े हैं तो वो हमारे साथ भी जिस तरह की हिमाकत वो उसने पीछे की है वो भी नहीं करेगा, क्योंकि एक रिलायबल पार्टनर स्पेशली डिफेंस के क्षेत्र में होने से कहीं ना कहीं हम एक सुरक्षित भी हो जाते हैं। देखिए, हमारी कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं जी, लेकिन कंपटीशन से ज्यादा अच्छी चीज होती है कोलैबोरेशन। स्पेशली डिफेंस के क्षेत्र में अगर आप कोलैबोरेट कर रहे हैं तो आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी एज इट इज आ रही है, और उस एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए अगर आप देश में टीओटी का अगर ट्रांसफर हो जाता है तो एम का अगर आप बना सकते हैं, या ब्रह्मोस के आगे आने वाली जो सीरीज है वो बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को सामरिक तौर पे बहुत मजबूत कर रहे हैं। तो कोई क्या सोच रहा है उससे हमें तकलीफ नहीं है। देखिए, मिर्ची तो अमेरिका को भी बहुत लगेगी, लेकिन इस समय हमारा हित अपना सर्वोपरि है, क्योंकि जब ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी शुरू हुआ था तो डिस्पाइट लॉट ऑफ थिंग्स जी। भारत ने ऊर्जा खरीदी थी रशिया से और काफी पैसे बचाए थे। तो और उसका उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था हरदीप पुरी साहब ने कि हमारे लिए जहां हमारी जनता का हित है, हमारे देश का हित है, हम वही काम करेंगे। तो मुझे लगता है इस बार भी इंडियन गवर्नमेंट बहुत क्लियर है कि किस फ्रेमवर्क में, किस दायरे में, किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्हें समझौते करने हैं। जी, मनोज जी। गौरीशंकर जी मेरे साथ मौजूद हैं। गौरीशंकर जी, अगर व्यापारिक समझौते की बात करें तो रूस से तेल खरीद में और अतिरिक्त छूट की बात हो सकती है, स्थानीय मुद्राओं के व्यापार में बात हो सकती है, क्योंकि रशिया का भी बहुत सारा पैसा भारत की बैंकों में रखा हुआ है, जिसे लेकर तमाम तरह की चर्चा पहले से ही चल रही है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आपने जिक्र किया, ये जो संकेत हैं, इस संकेत के साथ साथ जो रूस यूक्रेन को लेकर बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकेत देते हैं कि भाई युद्ध कोई रास्ता नहीं है, बातचीत हल है, क्या जिस तरफ दिशा आगे बढ़ रही है, क्योंकि लग रहा है कि बात कुछ बनती नजर आ रही है, और जेलेंस्की भी संकेत दे रहे हैं कि लगता है कि अब जो जमीन है वो चली जाएगी, तो क्या कोई और बेहतर संकेत निकल कर आ सकते हैं, मोदी प्रयास कर सकते हैं? लग रहा है कि कोई अच्छा तरीका सामने आएगा। मेरे को बड़ा क्लियरली लग रहा है कि अब यूक्रेन रशिया का युद्ध बंद हो जाएगा। तो ये इसमें क्या है कि यूक्रेन वैसे भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। उसके पास न हथियार हैं, न पैसे हैं, न सेना है, और आप देख रहे हैं करप्शन स्कैंडल एक के बाद एक खुल के आ रहे हैं। तो जो यूरोपियन देश साथ दे रहे थे वो भी थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। अमेरिका तो ऑलरेडी पीछे हट चुका है। तो यूक्रेन अब बिल्कुल उसको और कोई ऑप्शन बचा नहीं है कि वो अपनी हार मान ले और रशियन टर्म्स के ऊपर अपने आप को सरेंडर कर दे। तो ये अभी नहीं तो मेरे को लग रहा है अगले 3-4 सप्ताह में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और यूक्रेन का और रशिया का युद्ध खत्म हो जाएगा।
उसके खत्म होने से हमें ये राहत मिलेगी कि जो हम इंपोर्ट एनर्जी का वहां से कर रहे हैं, अमेरिका उसके ऊपर फिर आंख नहीं उठा सकेगा, एडिशनल जो लेवी जो लगा रहा है वो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि रसिया से सारे सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे और हमारे व्यापारिक रिश्ते रसिया के साथ नॉर्मल हो जाएंगे। जी। और ये एक अच्छी चीज ये हुई इस वार के कारण कि पहले हम रसिया से इतना एनर्जी का इंपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब एनर्जी का इंपोर्ट जब हो रहा है तो नेचुरली हम बड़े लॉन्ग टर्म डील जो है रसिया के साथ साइन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी सुरक्षित रहे। क्योंकि अमेरिका जो है कई तरह के इसमें व्यवधान पैदा करता रहता है कि आप ईरान से नहीं लें, आप वेनेजुएला से नहीं लें, क्योंकि उन देशों से जिनकी अमेरिका से दुश्मनी हो जाती है उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देता है और उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो एक लॉन्ग टर्म डील अगर रसिया के साथ हो जाएगा तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होगी। और साथ में जो न्यूक्लियर प्लांट्स का एक्सपेंशन इंडिया में है वो मेरे को लगता है कि बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की अगर कंपनीज न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स लगाएंगी तो इससे भारत की जो न्यूक्लियर एनर्जी का रेशियो है ओवरऑल एनर्जी मिक्स में वो बहुत बढ़ेगा और वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और मेरे को लगता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी कोई ना कोई सिलसिला भारत और रूस के बीच में चालू हो सकता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एक ही व्यवधान है कि जो रुपी ट्रेड में जो रशिया का जो बैलेंस हमारे अगेंस्ट में उसको किस तरह से उसको डील किया जाए, तो उसका कोई ना कोई तरीका निकाला जाएगा। मेरे को लगता है कि जो बैलेंस हमारे पास रखा हुआ है उसको हो सकता है डॉलर में इक्विवेलेंट डॉलर्स में कन्वर्ट करके और या यूरो में कन्वर्ट करके उसको रसिया को पेमेंट कर दिया जाए, जिससे कि ये व्यापार जो है और आगे बढ़ सके। हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रहे हैं रसिया में, रसिया के इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में बढ़ रहे हैं। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए ये जो करेंसी का जो मुद्दा है उसको सुलझाना बहुत जरूरी है। और मेरे को लगता है कि इस विजिट में इसके ऊपर बहुत गहनता से विचार होगा और उसी विचार के बाद एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रसिया और भारत के बीच में होने की पूरी पूरी संभावना है। और डिफेंस सेक्टर में मेरे को लगता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर SU-57 में जो है वो रसिया जो है वो देने के लिए तैयार होगा। ऑलरेडी इसके ऊपर प्रेस रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन बिल्कुल मेरे को पूरा 100% विश्वास है कि ये ऑफर आएगा पुतिन साहब की तरफ से कि आप ये चाहें तो ये प्लेन ले सकते हैं, हम प्रोडक्शन भी इंडिया में करेंगे और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी करेंगे, जिस तरह से उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल्स का किया था। और SU-57 जो है वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो अमेरिका के जो F-35 है उसके इक्विवेलेंट है। तो ये बहुत ही अच्छे डेवलपमेंट्स होंगे इस विजिट की वजह से। और इस विजिट का एक मैंने जो बताया पहले, जो अंतरराष्ट्रीय समीकरण है विभिन्न देशों का, उसके लिए भारत की क्षमता और बढ़ेगी। भारत की जो बार्गेनिंग पावर है, जो भारत को जो एक लिवरेज देने वाली शक्ति है, वो इस विजिट से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अमेरिका को भी इसको समझना पड़ेगा और चीन को भी इसको समझना पड़ेगा, और दोनों देश जो हैं वो भारत के साथ ज्यादा समझदारी से और ज्यादा सोच समझ के आगे डील करने की कोशिश करेंगे, मेरा ये मानना है। जी, संजीव जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, जिस तरीके से भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रहा है, ऐसे में वो नहीं चाहता है कि अमेरिका से भी कोई टकराव हो। ये बात अलग है कि अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया वो टैरिफ जायज़ नहीं है, हो सकता है कि आने वाले समय में वो चीज़ें सुधरें, लेकिन भारत लगातार प्रयास कर रहा है। जिसका जिक्र किया, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है। करीब 12-13 बिलियन डॉलर भारत में रूस की कंपनियों का लगाया हुआ है। उदाहरण के तौर पर वंदे भारत, रूस की एक कंपनी, उसको टेंडर मिला भारत में वंदे भारत का, और 1 साल पहले उसको कंप्लीट करना था 50,000 करोड़ का, लेकिन वो इसलिए नहीं कंप्लीट कर पाई क्योंकि अमेरिका ने उस कंपनी पर सैंक्शन लगा दी थी और फाइनली वो प्रोजेक्ट पूरा आगे चला गया।
दूसरी कंपनियों को काम करना पड़ा। ये ऐसी बहुत सारी ऐसी कंपनी है। तो स्वाभाविक तौर पर किसी भी देश की मजबूती के लिए उसकी आर्थिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, और ऐसे में व्यापारिक टकराव बहुत ज़्यादा ना हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक रिश्ते मजबूत हों, मुझे लगता है फोकस उसी पर होगा। जी जी बिल्कुल। देखिए, भारत और रशिया के जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो लगातार प्रगाढ़ हुए हैं, मजबूत हुए हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद तो विशेष रूप से, जैसा कि मैंने कहा कि हमने अपने जो कमर्शियल जो फाइनेंशियल जो टाइज हैं उसको मल्टीफोल्ड कर लिया है। 68 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है। ये अलग बात है कि ये जो ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हैविली रशिया के फेवर में है। और मेरा ऐसा मानना है, और अभी एम्बेसडर साहब भी इस बात को कह रहे थे कि जब ये विजिट होगी राष्ट्रपति पुतिन की, तो इसमें ये इस बात को डिस्कस किया जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय जो कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो रशिया में और अधिक बढ़ाया जाए। रशिया अपने मार्केट्स को, भारत को कैसे अधिक से अधिक एक्सेस प्रोवाइड कराए, और जिसको कि हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने अभी अपने हाल की जो मॉस्को की यात्रा में इस बात को उठाया भी था, और डिस्कस भी ये चल रहा है कि ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हैविली जो रशिया के फेवर में है, इसको कैसे बैलेंस आउट किया जाए और इसको एक इक्वल लेवल पर लाने की कोशिश की जाए। तो ये भी एक आर्थिक विषय का, दोनों के देशों के बीच के आर्थिक जो विषय है उसमें एक मुद्दा रहेगा, निसंदेह रहेगा। रूपी रूबल ट्रेड और जो रशिया के जो एसेट्स हैं उसको कैसे उसको इस्तेमाल किया जाए रशिया के द्वारा और रशिया के फेवर में, तो ये सारी बातें होंगी। लेकिन एक बात मैं मनोज जी आपके बड़े सम्मानित चैनल और बड़े आपके सम्मानित शो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रंप प्रशासन इस पूरे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इंडिया की विजिट को कंस्ट्रक्टिव तरीके से इवेल्युएट करे, तो ये पूरे अमेरिका के लिए, रशिया यूक्रेन के लिए और पूरे विश्व की शांति के लिए, रशिया यूक्रेन के युद्ध में सीज फायर को बनाने की दिशा में गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकता है। और भारत जो कि डे 1 से इस बात को कह रहा है कि रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध सिर्फ संवाद के माध्यम से ही समाप्त हो सकता है, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो वर्ड्स ऑफ विजडम रहे, जो कि उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से समरकंद उज्बेकिस्तान में बहुत पहले कहे थे, डायरेक्ट 1-to-1 बातचीत में कहे थे कि ये युद्ध का युग नहीं है। और अब वो जब फिर मिलने जा रहे हैं, और जिस तरीके की दोस्ती, जिस तरह की केमिस्ट्री आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच की देखते हैं, ऐसे में यदि अमेरिका का ट्रंप प्रशासन भारत के साथ रशिया यूक्रेन के युद्ध के शांत कराने के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें भारत की भूमिका को भी अगर वो शामिल करें, और एक तरीके से तो नकारात्मक रूप से उन्होंने भारत को घसीटी लिया है एक जो 25% का जो टैरिफ लगा करके, तो ऐसे में जो भारत जो पहले से ही एक बैक चैनल के माध्यम से, भले से ओपन तरीके से नहीं बल्कि बैक चैनल के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री जो इस युद्ध को शांत कराने का अपना पूरा प्रयास करते रहे, और इस प्रक्रिया में वो कीव भी गए, वो मॉस्को भी गए, वाशिंगटन डीसी में भी यात्रा की, और लगातार वो इस बात को कहते हैं कि ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है, संवाद के माध्यम से ये समस्या शांत होनी चाहिए। तो ऐसे में जो राष्ट्रपति पुतिन की जो भारत की यात्रा है वो रशिया यूक्रेन के युद्ध के शांत कराने के संदर्भ में भारत भी उसमें अपना बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है, प्रोवाइडेड कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस तरीके के भारत के साथ संपर्क करे और प्रयास करे कि भारत के प्रधानमंत्री भी ये जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो डील करने के नेगोशिएशन चल रहे हैं उसमें भारत भी उन्हें बैक चैनल के माध्यम से अपना प्रयास करे, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए साबित हो सकती है, जो कि शुरू से ही वो कहते रहे हैं, कैंपेन ट्रेल में भी कहते रहे कि मैं ये युद्ध शांत कराऊंगा, और अभी भी वो तरह तरीके के जो लगातार प्रयास करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये अमेरिका के अगर पॉलिसी मेकर्स को, डिप्लोमेट्स को, वहाँ के पूरे एस्टेब्लिशमेंट को, ट्रंप प्रशासन को जरा भी अगर वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से अगर इस विजिट को देखें तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा अवसर भी है। लेकिन अगर उसे वो नेगेटिव देखेंगे तो जाहिर है कि उसको एक राइवलरी के तौर पर देखेंगे, और रशिया और अमेरिका भारत के बीच में अगर कोई तनाव अगर पैदा करने की अगर कोशिश करेंगे तो उसमें कोई उसको उनका फायदा होने वाला नहीं है। और मैं एक बात फिर से कह दूं कि जितना भी वेस्टर्न कंट्रीज भारत के ऊपर रशिया से संबंधों को कम करने का दबाव बनाएंगे, ये संबंध उतने ही बढ़ते जाएंगे, ये संबंध उतने ही बढ़ते जाएंगे। और मुझे लगता है कि इसके लिए हमको 4 और 5 दिसंबर का इंतजार करना होगा। पूरा विश्व इस बात का इंतजार कर रहा है कि दोनों देशों के बीच जो समझौते होंगे, जो संकेत होंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आखिर क्या असर डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी मेहमानों